आज हम लोग जो भी लॉज हैं रिकवरी ऑफ ड्यू संबंधित उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए 1993 में आया था डीआरटी एक्ट। इसको पहले बोलते थे रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट। बाद में इसमें 2019 में अमेंडमेंट हुआ और इसका नाम बन गया रिकवरी ऑफ डेब्ट एंड बैंकरप्सी एक्ट। इसी के अंतर्गत डीआरटी यानी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे। ठीक है, जहाँ पर भी जो टोटल ड्यू होता है डेब्ट का वो अगर 20 लाख से ऊपर का है तो वो इस एक्ट के अंतर्गत कवर होता है। जो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होते हैं वो कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करने की। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हम लोग जेआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल बी का चैप्टर 8 है, यूनिट 8 इंपॉर्टेंट लॉज रिलेटेड रिकवरी ऑफ ड्यूज, उसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज डिस्क्लेमर देख लीजिए, अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। जो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है उसमें सिर्फ एक व्यक्ति होता है जिसको बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? वो हो सकता है जो कि डिस्ट्रिक्ट जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो। ठीक है, जो पीओ यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसका 5 साल का टर्म होता है, या फिर जब तक उसकी एज 65 साल ना हो जाए। दोनों में से जो भी चीज़ पहले हो जाएगी उस हिसाब से उसका मतलब टर्म खत्म होता है। जो ट्रिब्यूनल है उसमें उसको जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको रिकवरी ऑफिसर्स भी दिए जाते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ट्रिब्यूनल में अगर कोई भी एप्लीकेशन प्राप्त होती है तो उसको 180 दिन यानी 6 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज करना होता है। ये इसका काम होता है। इसके बाद डेब्ट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल होते हैं जो कि डीआरटी से एक स्टेप ऊपर आप मान सकते हो। मान लीजिए डीआरटी में कोई भी फैसला आया और उससे बोरोवर या बैंकर कोई भी अगर संतुष्ट नहीं है, कोई भी एक पार्टी, तो वो डीआरएटी यानी डेब्ट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। डेब्ट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल में भी एक ही पर्सन होता है जिसे चेयरपर्सन बोलते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? इनकी क्वालिफिकेशन वो होती है जो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए होती है। मतलब अगर हाई कोर्ट के जज बन सकते हो तो सेम क्वालिफिकेशन पे आप डीआरएटी के चेयरपर्सन बन सकते हो। साथ ही साथ इसमें वो लोग भी आ सकते हैं जो इंडियन लीगल सर्विस में ग्रेड 1 ऑफिसर की पोस्ट पर काम कर चुके हों। कब से कितने दिन के लिए? कम से कम 3 साल के लिए। और जो पहले डीआरटी एंड डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में 3 साल के लिए कम से कम प्रिसाइडिंग ऑफिसर रह चुके हों वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। जो चेयरपर्सन होता है उसका भी 5 साल का टर्म होता है या 70 साल की है, जिनमें से जो भी चीज़ पहले आ जाए। ठीक है, जो भी अपील फाइल करनी होती है डीआरएटी में उसके लिए कितने दिन का समय होता है? 30 दिन का समय होता है। एज पर सेक्शन 21 डीआरटी एक्ट के सेक्शन 21 के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि जब भी कोई डीआरटी से अगर कोई बोरोवर असंतुष्ट है उसके फैसले, तो उसे कम से कम 50% अमाउंट जमा करना होगा, उसके बाद ही वो अपील कर सकता है। ये कंपलसरी कहा गया है। हालांकि इस 50% घटा के 25% भी कर सकता है अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर चेयरपर्सन चाहेगा, तो वो डीआरएटी पे डिपेंड करता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो रिसीट जब भी उसको एप्लीकेशन प्राप्त होगी ये उसको 6 महीने के अंदर अंदर क्लियर आउट कर देगा। जैसे डीआरटी भी 6 महीने और ये भी 6 महीने और 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल करने का समय है। 50% जमा करना है किसके अंतर्गत? सेक्शन 21, ये ध्यान रखिएगा। अगला टूल है हमारे पास सरफेसी एक्ट 2002। सरफेसी एक्ट के अंतर्गत बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनको ये पावर दिया गया है कि यदि कोई भी बोरोवर डिफॉल्ट करता है जिसमें कोई सिक्योरिटी मॉर्गेज वगैरह है, तो सिविल कोर्ट और मतलब किसी नॉर्मल किसी कोर्ट के या डीआरटी के बिना इंटरफेयर के भी सीधे उस प्रॉपर्टी को बेचा सकता है या पैसा रिकवर किया सकता है। शर्त यह है कि कम से कम जो आउटस्टैंडिंग है वो 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए, या फिर जो टोटल मतलब इसके साथ ही साथ दूसरी शर्त ये भी है कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 20% ज़्यादा होना चाहिए। मतलब सपोज किसी का 10 लाख का लोन था और अभी 2 लाख रुपए बचा है, तब तो आप ये कर सकते हो। लेकिन भाई 4 लाख का लोन था और अब बकाया केवल 1 ही लाख रुपए, सॉरी बकाया केवल 85,000, तो फिर नहीं कर सकते हो। या जो ओवर लोन भले 1 करोड़ का था लेकिन अब बकाया केवल 80,000 है, मतलब 1 लाख से कम है, तो भी नहीं कर सकते हो। ये कहा गया कम से कम 20% और 1 लाख, ये कंडीशन है। साथ ही साथ ये कहा गया कि एग्रीकल्चर लैंड पे सरफेसी एक्ट अप्लाई नहीं होता है। जो भी डेब्ट सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास रहेंगे उसको प्रायोरिटी मिलती है। मतलब जो सिक्योर्ड, मान लीजिए कोई लोन डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, अब वो मकान नीलाम करना है, अब उस मकान पे कुछ बिजली का बिल बकाया है, कुछ पानी का बिल बकाया है, कुछ सेस हैं, कुछ चार्जेस हैं, कुछ नगर निगम के टैक्सेस बकाया हैं, तो उन सबसे ऊपर सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर को, मतलब जिसने उसका मॉर्गेज करा रखा उसको, ठीक है, उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में बात करते हैं। जो एआरसी है उसमें बेसिकली 2 कंडीशंस कंप्लाई करनी होती है। पहली बात, इन्हें आरबीआई से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। दूसरी बात, इनका नेट ओन्ड फंड जो है वो 100 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए ऑन गोइंग बेसिस पे। एआरसी यानी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसके पास बोर्ड अप्रूव्ड फाइनेंशियल असेट एक्विजिशन पॉलिसी होना कंपलसरी है। जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन है वो 2 स्टेप में होता है। पहली बात तो ये होता है कि जो एआरसी है वो फाइनेंशियल असेट को और जो
जो उसका इंटरेस्ट है वो सब एक्वायर करती है, और सेकंड स्टेज में उससे संबंधित सिक्योरिटी रिसिप्ट्स को मार्केट में फ्लोट करती है, इससे पैसा जनरेट करती है। ये इसके 2 स्टेप्स बताए गए हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए कहा गया है, सरफेसी एक्ट में आपने सुना भी होगा अपने ऑफिस में कि सेक्शन 13(2) की नोटिस होती है। तो सेक्शन 13(2) की नोटिस पहले दी जाती है बोरोवर को, और उसके बाद 60 दिन का समय दिया जाता है कि वो 60 दिन में पैसा जमा कर दे, अदरवाइज प्रॉपर्टी ले ली जाएगी। ठीक है। और अगर मान लीजिए कई सारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, मतलब एक ही प्रॉपर्टी थी लेकिन उसके दावेदार, मतलब उसमें कई लोगों ने कई जगह मॉर्गेज है वो अलग अलग अमाउंट से, तो उस केस में क्या होगा कि जो टोटल ओवरऑल सबको मिलाकर 60% की आउटस्टैंडिंग जो बन रही होगी, मान लीजिए टोटल आउटस्टैंडिंग 10 करोड़ रुपए है, उसमें 5 मान लीजिए उसमें 20 बैंक है, किसी का 50 लाख है, किसी का 1 करोड़ है, किसी का 2 करोड़ है, किसी का 5 करोड़ है, ठीक है, किसी का 10 लाख है, सब मिला करके टोटल अमाउंट 10 करोड़ था, उसका 60% यानी 6 करोड़ जब हो जाएगा तो जो डिसीजन आएगा वही माना जाएगा। ठीक, और वो सारे क्रेडिटर्स पर अप्लाई होगा, मतलब बाइंडिंग होगा। इसके बाद ये कहा गया है कि जो भी सेल करनी है उसके लिए 30 दिन का बताया गया। 30 दिन से जब भी आपको सेल करनी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उससे 30 दिन पहले आपको बोरोवर को फिर से नोटिस दें। 13(2) के बाद, मतलब आपको अब बेचनी है प्रॉपर्टी तो आपने इस बोरोवर को 30 दिन की नोटिस और देंगे। ठीक है। दूसरी बात कही गई कि जब कोई भी सिक्योर्ड क्रेडिटर परचेजर को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब आप प्रॉपर्टी में नीलाम करनी थी, आपको उसके लिए बायर मिल गया, आपने बेच दी प्रॉपर्टी, तो उसमें ये कहा गया है कम से कम उस प्रॉपर्टी का, मतलब 10 करोड़ का लोन था तो कम से कम 2.5 करोड़ यानी 25% जो है वो आपको सेम डे या नेक्स्ट डे जमा करना होता है, और जो बैलेंस अमाउंट होता है उसको 15 दिन के अंदर अंदर या मैक्स टू मैक्स 3 महीने के अंदर अंदर जमा करना होता है। वो जो टाइमिंग है 3 महीने बढ़ाया जाएगा तो वो सबके अग्रीमेंट से ही बढ़ेगा। राइट्स ऑफ बोरोवर्स में क्या बताया गया है, अगर मान लीजिए बोरोवर के पास ये 60 दिन की 13(2) नोटिस गई तो राइट क्या है बोरोवर के पास कि वो जा सकता है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, या फिर वो कुछ फीस जमा करके डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में 45 दिन का समय भी ले सकता है। जो डीआरटी है उसको इस एप्लीकेशन को 60 दिन के अंदर अंदर डिस्पोज करना पड़ेगा अगर ऐसी कोई नोटिस आती है तो, मतलब एप्लीकेशन आती है तो, लेकिन इसमें फीस जमा करनी है, ऐसा नहीं है आप फ्री में नहीं जाओगे। अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल कहा कि अगर मान लीजिए सेटिस्फाई नहीं है बोरोवर तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट कर सकता है फर्दर। और अगर कोई भी कंप्लेंट अपील नहीं की, अपील करने के लिए कहा गया कि 50% कम से कम पैसा उसे डीआरटी के फैसले के हिसाब से जमा करना पड़ेगा। इस 50% को घटा के 25% भी किया जा सकता है बशर्ते डीआरटी चाहे तो। इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल रजिस्ट्री की। सेंट्रल रजिस्ट्री क्या है? सेंट्रल रजिस्ट्री बेसिकली क्या है, एक तरह से एक रिकॉर्ड ऐसा मेंटेन करना जिसमें कि पूरा सारी प्रॉपर्टीज़ का हिसाब रहता है, समझ लो आप। ठीक है, तो जो भी फाइनेंशियल असेट्स हैं उनके सिक्योरिटाइजेशन, उनका रिकंस्ट्रक्शन और उनका सिक्योरिटी इंटरेस्ट सरफेसी एक्ट के अंतर्गत है, उसके लिए क्या बनाया गया है? सरसई बनाया गया है। सरसई का फॉर्म क्या है? सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत आपको आपके वहाँ भी कोई बैंक में कोई मॉर्गेज होता होगा, आपने किसी को हाउस लोन दिया और आपने उसके हाथ में सील डीड उसकी मॉर्गेज करी, तो आपको सरसई में चढ़वाना होता है, ये कंपलसरी होता है विद इन द लिमिटेशन पीरियड एज पर सेक्शन। हाँ, ये ज़रूर कहा गया है कि इसमें भी लिमिटेशन पीरियड अप्लाई होता है, मतलब कि 3 साल से ज़्यादा का समय नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी एक्शन लेना है तो 3 साल के अंदर अंदर लेना होता है। इसके बाद डिस्कस होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड यानी IBC 2016, उसमें बेसिकली 3 सेट ऑफ प्रोविजनिंग बताई गई कि मतलब 3 तरह के काम वो कर सकता है। पहला क्या है? ऐसे मैटर्स जिसमें कि इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन किसी कॉर्पोरेट डेटर यानी किसी कॉर्पोरेट बकायेदार का करना है, जिसमें मिनिमम अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग हो रखा है वो 1 करोड़ से ऊपर का डिफ़ॉल्ट हो रखा है। दूसरा है कोई भी ऐसा फ्रेश स्टार्ट या किसी इंडिविजुअल का या किसी पार्टनरशिप फर्म अगर कोई डिफ़ॉल्ट कर गई और अमाउंट कितना 1000 रुपये से ज़्यादा है तो। और तीसरा इससे मैटर होता है जो कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बनाने का, मतलब उसको बनाने का जो काम है वो भी IBC 2016 के अंतर्गत उसका एक काम ही माना गया है। ठीक है, साथ ही साथ ये कहा गया है कि इट इज इसेंशियली फॉर हैविंग कोऑर्डिनेटेड इंडिपेंडेंट मशीनरी दैट विल इनेबल अराइविंग एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए, ये एक तरीके से IBC यानी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का काम, जो बोर्ड है उसका मेन काम क्या है? म्यूचुअली, मतलब जितने भी बकायेदार हैं और जिनका पैसा बकाया है उन दोनों के बीच समझ लीजिए एक आपसी समझौता करवा करके चीज़ों को क्लियर आउट करना। या कभी कभी ये भी होता है कि मान लीजिए मैनेजमेंट चेंज करने से या फिर एम्प्लॉयज़ प्रमोटर्स चेंज करने से या ओनरशिप चेंज करने से कुछ काम अगर हो सकता
आता है तो उसमें भी दिवालिया घोषित ना करने के बदले रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो आइडिया सजेस्ट करते हैं और उस हिसाब से चीज़ें वर्कआउट होती हैं, जिससे कि कंपनी भी ना बंद हो, जिससे कि जॉब लॉस ना हो और जो समस्या है डिफ़ॉल्ट की वो भी दूर हो जाए। जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है आईबीसी का, उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, एक तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बनेगा, फिर उसके अंदर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एजेंसीज़ रहती हैं, फिर उसमें रिजोल्यूशन प्रोफेशन एंटिटीज़ रहते हैं, जो लोग होते हैं वो काम करते हैं, इसके लिए सर्टिफिकेशन वगैरह होता है प्रॉपर। उसके बाद इसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रहेगा, इसमें डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, उसके इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स भी रहेंगे, और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अपीलेट ट्रिब्यूनल है और डेप्ट रिकवरी का भी अपीलेट ट्रिब्यूनल है, वो भी इसका पार्ट होंगे इस पूरे प्रोसीजर का, ठीक है। इसके बाद हम लीगल सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।